जय हिंद। कल हमने 2025 के सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे जो जेईई के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। और आज मैं 2026 में जो आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं यही वाले 2026 के जनवरी में जो 21 से लेकर 29 तक आपके जो पेपर्स चले थे जेईई के उसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। और उसके सॉल्यूशन चैप्टर से लगभग 14 क्वेश्चंस आए थे। सॉल्यूशन चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 21, 22, 23 इन सब के मिक्सअप क्वेश्चंस आए थे। सबके आए थे, मैं सबके सब लेकर आया हूँ। तो पहले क्वेश्चन है आपका सामने। ठीक है। पहला क्वेश्चन है तत्व पी और क्यू दो प्रकार के अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल आयनाइन यानी कि नॉन आयोनाइजेशन यौगिक पी क्यू और पी क्यू टू बनाते हैं। जब 1 ग्राम पी क्यू को 50 ग्राम विलायक ए में घोला गया है तो डेल्टा टी बी आपको 1.176 केल्विन था। यानी कि जब विलायक ए में घोला गया पी क्यू को, ठीक है, पी क्यू यानी कि 1 ग्राम पी क्यू को 50 ग्राम विलायक ए में घोला गया, यानी कि 50 ग्राम विलायक में घोला गया है पी क्यू को। ठीक है। तो उसका डेल्टा टी बी कितना आ गया? 1.176 केल्विन आ गया। जब 1 ग्राम पी क्यू को 500 ग्राम विलायक ए में घोला जाता है तो जो टीबी है वो कितना हो जाता है? 0.689 केल्विन हो जाता है। ठीक है। तो ए का जो के बी आपको दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट, वो दिया गया है 5 के मोल इनवर्स। ठीक है। तत्व पी और क्यू के मोलर द्रव्यमान निकालने हैं आपको, यानी कि आपको ये दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। पी और क्यू के मोलर द्रव्यमान लिखने हैं, हमें क्या निकलने हैं? मोलर द्रव्यमान। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन मोलर द्रव्यमान पर ही किए हैं, तो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर से मोलर द्रव्यमान निकालने पर आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ठीक है। चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछ ले, चाहे रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से पूछ ले, किसी से भी पूछे, मोलर मास के क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। तो तत्व पी और क्यू सेम है। पी और क्यू दो प्रकार के अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल आयन, ठीक है, नॉन वोलेटाइल और एक आयनीय यानी कि नॉन आयनाइजेबल यौगिक पी क्यू और पी क्यू दो बनाते हैं। जब 1 ग्राम पी क्यू को आप 50 ग्राम विलायक में, यानी कि 1 ग्राम पी क्यू को हमने किस में मिला दिया? 50 ग्राम विलायक ए में मिला दिया। ठीक है। तो उसका डेल्टा टी बी जो हो गया 1.7176 केल्विन हो गया। ठीक है। अब वहीं हम क्या करते हैं, जबकि जब 1 ग्राम पी क्यू दो को 500 ग्राम विलायक ए में घोला जाता है तो डेल्टा टी बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो 0.689 केल्विन था। ठीक है, हो गया। और आपको ए का जो के बी दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो और आपको पूछा क्या गया है कि तत्व पी और क्यू के मोलर द्रव्यमान निकालने हैं। ठीक है। मोलर द्रव्यमान निकालने हैं, इनमें से कोई दो होंगे। ये भी सेम मोलर द्रव्यमान के ऊपर ही क्वेश्चन है। इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। इसमें क्या कंसेप्ट होगा कि इसमें कंसेप्ट होगा, अ, हमने कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट लगेगा वो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट देखना, अब ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें भी। इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा? डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, यहाँ पर के बी। तो ज़्यादातर आपको ऑल अराउंड अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखो, पढ़ो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन किसकी तरफ घूम रहा है? बॉइलिंग पॉइंट की तरफ घूम रहा है। किसकी तरफ? बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो इसमें भी जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? डेल्टा टी बी का फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये लगेगा। सॉरी, आई भी होता है इसमें, आई वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है। अब पहले हमें सब एक एक करके वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन के बी की वैल्यू हमें पहले से गिवन है। ठीक है। और अब आई की वैल्यू निकालो। आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू भी साफ सुथरी सी आएगी, सब आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, वहीं से आई की वैल्यू निकाल सकते हो, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना आपके पास, जो पी और क्यू है, ये दोनों के दोनों ना जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है? नॉन वोलेटाइल है। दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है? नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा आयनाइजेशन है, नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, यानी कि आयंस नहीं है। ठीक है। अगर आयंस नहीं है और नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल के लिए हमेशा जो आई की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1 आ गई। आई की वैल्यू कितनी आ गई?
1 आ गई। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ भी कितनी आई, 1 आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आई की वैल्यू अगर 1 आई है तो डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला हो गया वो आपका हो गया के बी इंटू एम। क्या हो गया, के बी इंटू एम। एम का मतलब मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसमें, अब आप करो कि यहाँ पर जो है ना मोलर मास निकालना, तो इसको मोलर मास में चेंज करो। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो, क्या लिख दो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी का, इधर कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी का के बी रहेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स बाय एन, क्या ले, एन पी क्यू डिवाइडेड बाय सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट आ जाएगा इन केजी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं के बी इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है वेट बाय मोलर मास। ठीक है, यानी कि मोल्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है। और ये वाला वेट मान लेते हैं हम वेट 2, ये वेट 1, ये वेट मोलर मास 1। ठीक है, अब आप क्या करो, डेल्टा टी भी तो सेम रहेगा। अब आप यहाँ क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, के बी इंटू में डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 इंटू में W2 आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ डेल्टा टी भी सेम रहेगा। देखो आसान ट्रिक है ये, ट्रिक है सीधा डायरेक्ट करने की, फॉर्मूला बना कर दे रहा हूँ पहले। देखो अब यहाँ से क्या करो, अब M1 है, अब इसको ऐसा करो, अभी तक तो इसको सेम रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। अब इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं पहले वाले के लिए। किसके लिए, पी क्यू के लिए। तो पी क्यू के लिए, पी क्यू के लिए आप वैल्यूज़ पुट कर दो सब जगह पर। क्या करो, वैल्यूज़ पुट करो दोनों की जो। सबसे पहले आपको क्या पुट करना है, के बी की वैल्यू। तो के बी की वैल्यू डेल्टा टी बी की वैल्यू पुट करो पहले। डेल्टा टी बी कितना दिया गया है, 1.176 इज इक्वल टू के बी आपको कितना दिया गया, के बी दिया गया है 5 इंटू, ठीक है, के बी W1 अगेन वेट 1, तो वेट 1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको निकालना है 1 इंटू में वेट यानी कि दूसरा विलायक का 50 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर ये है, तो इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा। 50 से 5 से 50 को काट दिया आपने तो 10 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको क्या करो, अब ऊपर भेज दो। एक मिनट हमने क्या कर दिया, यहाँ 50 ग्राम लिख दिया ना, तो 50 ग्राम नहीं लिखेंगे इसको, सॉल्वेंट को आपको इस सॉल्वेंट को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कर देता हूँ मैं नीचे सॉल्वेंट को केजी में। ठीक है, तो सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करना, तो यहाँ 50 ग्राम है तो ये बन जाएगा 0.05 ग्राम। ठीक है, तो 5 इंटू 1 बाय, इसको अभी नहीं काटते, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 0.05। तो M1 इंटू में 5 है, इसको हम लिख लेते हैं 5/100। ठीक है, 5/100 लिख लेते हैं। इसको रेसिप्रोकल कर लो, अब ये 1.176 आपका रहेगा। 1.176 इज इक्वल टू 5 इंटू 100, क्योंकि ये वाला जो 100 है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा और ये 5 जो है नीचे रह जाएगा। तो M1 इंटू में 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। अब ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा इसके डिवाइडिंग में, और ये M को ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, क्या करो, M1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.176। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इधर ही सॉल्व कर लो, ये वाला जो है इसके डिवाइडिंग में लगा लो 1000। M1 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो यह बन जाएगा 1176 कितना आ जाएगा 1176। ठीक है, अब 1176 इसको डिवाइड करो। ठीक है, 2 पे कर लो, 2 5 10। ठीक है, बचा आपके पास 17, 2 8 16, एक बचा, 2 8 16, इसको भेजोगे। ठीक है, इसको भेजोगे तो ये बचेगा 2 पे, तो 5 5000 बचेगा।
ठीक है, इसको भेजो आगे। तो 2 दूनी 4, 2 में 18, ठीक है, 2 में 18, 2 2 चौके 8, इसको भेजोगे, ये भेजेगा 2500। अब इसको आगे भेज दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, 2 7 14, इसको भेजोगे, ये आएगा आपके पास 1250, ठीक है, 1250 आएगा। अब 147 से 1250 को डिवाइड कर लो, ठीक है, 147 से करोगे तो 14, 112 हैं। तो आप इसको करो 7 पे करो, 7 पे करोगे 1250, ठीक है, तो 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 49 का 4 हासिल, 7 चौक और 28 और 4 32, 2 3 हासिल, ठीक है, 7 1 7 और 3 10, ये आ गया। इसमें 147 जोड़ के देखो, ये बनता है आपका 4, ये बनेगा 16, एक यहाँ बनेगा 3 और 4, 3 और 4 बनेगा 7, 1 2, ठीक है, एक, ये ज़्यादा बड़ा आ जाएगा तो आप इस पे भेज दो, इसको इस पे भेजोगे तो आपके पास बचेगा 0 1, ये बन गया 10, और 1 बचा यहाँ पे, ठीक है, कितने पे गया, और ये गया 7 पे, ठीक है, 7 पे गया, ठीक है। अब आप इसको 8 पे जाएगा, शायद 8 पे जाना चाहिए, ठीक है, 8 पे जाना चाहिए था। चलो, क्या है यहाँ पे, तो 7 अप्रोक्स आपके पास अगर डिवाइड करोगे इसको, तो अप्रोक्स M1 इज इक्वल टू आपके पास 1250 डिवाइडेड बाय 147 इज इक्वल टू 85 अप्रोक्स आ जाएगा। अप्रोक्स कितना आएगा, 85 आएगा। कितना अप्रोक्स आएगा, 85 या 85 आ सकता है। अप्रोक्स आपके पास जो आएगा 85 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 85, तो 85 आया। अब आप इसको क्या करो, ये 1 लाख था, 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ 12,500 आएगा, तो ये 85 पे जाएगा, ठीक है, 85 पे जाएगा, 12,500। तो ऐसे ऐसे करके देखना, इसको डिवाइड अप्रोक्स ऐसे ही होगा, तो इतना आंसर आपके पास आ जाएगा। अप्रोक्स 85 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये मोलर मास हो गया पहले का क्या हो गया, मोलर मास हो गया। लेकिन आपको मोलर मास दूसरे का भी निकालना है, तो दूसरे के लिए भी मोलर मास का सेम फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, PQ2। अब मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँगा, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर 5 इंटू में आपके पास सेकंड का जो आपके पास यहाँ फॉर्मूला है वो है W1। W1 कितना है, W1 है 1 ग्राम, ये W1 है यहाँ पर भी, ठीक है। और मोलर मास आपको निकालना है, ये सेम आएगा, ठीक है। 1 मिनट, डेल्टा टी भी रह गया, डेल्टा टी भी कितना है, 0689 इज इक्वल टू 5 × 1 आपको कितना दिया गया है, PQ2, यानी कि मोलर मास आपको निकालना है, इनटू वेट दूसरा, यानी कि वेट टू यानी कि सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 0.5। कितना बचेगा, 0.5, ठीक है। आप इसको क्या करो, 5/10 लिख लो, तो आपके पास आएगा 0.689 इज इक्वल टू 5 × 1 m × 5 इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल करोगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से इस वाले m को इधर भेज दो और बाकी इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आपके पास आएगा 10/0689। अब इसके भी डिवाइडिंग में 1000 लगा लो, ये बन जाएगा 10,000। कितना बन जाएगा, 10,000। अब बनेगा ये वाला 10,000, ठीक है। अब इसको भी आप अगर जो रेसिप्रोकल से आप इसको डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे इसको, तो आपके पास बचेगा 145 ग्राम पर मोल। कितना बचेगा, 145 ग्राम पर मोल बचेगा। कितना, 145 ग्राम पर मोल बचेगा, ठीक है। लेकिन ये आपके पास जो मोलर द्रव्यमान आए हैं, ये PQ और PQ2 के लिए आए हैं, PQ और PQ2 के लिए। लेकिन आपको किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है,
आपको निकालना है पी और क्यू दोनों के, पी और क्यू के निकालने हैं। किसके निकालने हैं? पी और क्यू के निकालने हैं। तो पी और क्यू के निकालने के लिए क्या करोगे? देखो, मान लेते हैं पी का जो मोलर मास होगा वो होगा एक्स और क्यू का मोलर मास हो गया वाई। हम ये मान लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हमारे पास पहली है पी क्यू। पहली कंडीशन क्या है? पी क्यू। तो पी के क्यू के लिए जो मोलर मास होगा, मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा हमारे पास पी क्यू के लिए मोलर मास होगा पी क्यू, यानी कि पी यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 85 आया है। दोनों का मोलर मास जोड़ के 85 आ रहा है। ठीक है। वहीं पी क्यू दो के लिए हमारे पास क्या होगा? पी क्यू दो के लिए होगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 145। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो। ठीक है। तो यानी कि 2 में से 1 माइनस करो। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 145। और यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर ये सब है तो आप इसको इसके डिवाइडिंग में और y यहाँ पर आ जाएगा, ये 85 हो जाएगा। अब निशान चेंज होंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू बचेगी, यहाँ से y की वैल्यू बची 0, यहाँ पर 14, यानी कि ये बचेगी 60। कितनी बचेगी? 60। तो y की वैल्यू तो 60 आ गई। मतलब क्या है? क्यू का मोलर द्रव्यमान आपके पास 60 आ गया, लेकिन आपको x का भी निकालना है तो y की वैल्यू x के अंदर पुट कर दो। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या इस वाली में, कोई सी में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। हम कर देते हैं पहले वाली में पुट। तो पहले वाली क्या है? 60 प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 85। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25, यानी कि जो आंसर है आपका 60 और 25 होने वाला है। तो 60 और 25 कौन सा है? ये वाला, सॉरी 60 जो है वो क्यू का है, क्यू का है और पी का पहले है, तो ये नहीं, ये वाला होगा। ठीक है। पी और क्यू का सी ऑप्शन होगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। तो इतना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। लिखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2026 के अभी अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं 21 से लेकर 29 में, वो भी आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी का है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि एक विलायक वाई जिसका मोलर द्रव्यमान 300 ग्राम पर मोल है के 150 ग्राम में घुले हुए पदार्थ x 1.5 ग्राम के कारण उसका क्वथनांक में 0.5 केल्विन की वृद्धि हुई है। यानी कि क्या हुआ कि y है जो उसके 150 ग्राम में घुले हुए पदार्थ, यानी कि x जो 1.5 ग्राम घुला हुआ है। ठीक है, 1.5 ग्राम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? 0.5 क्वथनांक वृद्धि हो जाती है। किसके? वाई के। ठीक है, विलायक वाई के वाष्प दाब में संक्षेप अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके वाष्प दाब में रिलेटिव लोअरिंग जितना भी हुआ है वो यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, और विलायक का के बी जो है आपको 5.0 केल्विन के जी मोल इनवर्स दिया गया है। और बोला गया है कि मान ले कि विलयन तनु डाइल्यूट है और विलयन में x का कोई संगुणन यानी कि एसोसिएशन या वियोजन यानी कि डिसोसिएशन नहीं है। कोई भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है? यहाँ का रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आप निकालो इसका मोलर मास निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? मोलर मास निकालो। किसका मोलर मास निकालना है? मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको। किसका? वाई का मोलर मास। ठीक है, मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर बात किसकी की गई है? के भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वथनांक यानी कि डेल्टा टी बी क्या दिया गया? डेल्टा टी बी की भी बात हुई है। तो डेल्टा टी बी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम आई। ठीक है, आई भी होता है यहाँ पर, वही सेम काम।
अब इसने बोला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है भाई, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि डाइल्यूशन की बात हुई है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हुई है, तो उसमें क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल होगा, क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल होगा। तो नॉन आयनाइजेबल है, तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। नॉन आयनाइजेबल है तो आई की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोलैलिटी, यही होगा, क्या होगा, मोलैलिटी। यहाँ से आप मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, मोलैलिटी निकाल लो, सेम फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ के बी जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइडिंग में चला जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जो जो आपको गिवन है सब पुट कर दो। डेल्टा टी बी कितना हुआ है, कितना बड़ा है, 0.5 कवथनांक वृद्धि हुई है, यानी कि चेंज कितना हुआ है, 0.5 चेंज हुआ है, ठीक है। के बी आपको ऑलरेडी गिवन है 5, कितना गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। और सॉल्वेंट का मास वो बाद में देखेंगे, सॉल्वेंट का मास आपको वैसे गिवन है, सॉल्वेंट का मास जो है वो 150 ग्राम गिवन है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे मोलैलिटी में से मोलर मास निकालने के लिए। पहले आपको निकालना पड़ेगा मोलैलिटी, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो भाई डिवाइड कैसे करोगे, देखो इसके डिवाइडिंग में लगा लो 10, 5/10 बन जाएगा ये। इसको भेजो रेसिप्रोकल करो, 5 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो m आ गया। तो m की वैल्यू जो आई है आपके पास वो आई 0.1, कितनी आएगी, 0.1 आएगी, कितनी आएगी, 0.1 आएगी। मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 0.1। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रखो क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है आपका W1/M1 डिवाइडेड बाय W2, वेट यानी कि केजी, सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है, 150 ग्राम, लेकिन केजी में चाहिए, तो केजी में कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 1000, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.15, 0.15 आ जाएगा, ठीक है, 0.15। और वाई का मोलर द्रव्यमान, वाई का मोलर द्रव्यमान कितना है, ठीक है, वाई का मोलर द्रव्यमान तो है, लेकिन हमें निकालना है एक्स का निकालना है, सोल्यूट का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो सोल्यूट का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो सोल्यूट का मास आपको कितना गिवन है, 1.5 ग्राम। तो आप इसमें सारा कुछ पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं ये गिवन वगैरह लिख रहा क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाकर पेपर में लिखना होता है ना, कि आपको गिवन वगैरह भी लिखना है, ठीक है। तो आपको जो है एम आपके पास आया 0.1, ठीक है। W1 कितना है, W1 1.5, इसको 15/10 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर इसके डिवाइडिंग में होता है m, और इसके भी डिवाइडिंग में इसको यार आप 1.5 ही लिखो अभी, 1.5 m डिवाइडेड बाय 1.5 m। और W2 150 ग्राम है, 150 ग्राम को हमने चेंज किया तो ये बन गया आपका 0.15, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, 0.1 इज इक्वल टू इसको रेसिप्रोकल कर लो, 1.5 डिवाइडेड बाय m इंटू 0.15, यही आएगा। तो 0.1 इज इक्वल टू 1/15 के बाय में ले लो 10, ठीक है। और m इज इक्वल टू 15/100, तो एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट ये वाली। अब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 0.1 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 ही है ना, तो 15 ही आएगा। इसको रेसिप्रोकल कर लो तो ये 10 ऊपर डिवाइडेड बाय m, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 15, ये वाला 15 रह गया, इसको इससे कैंसिल आउट, तो 0.1 इज इक्वल टू 10, इसको डिवाइडिंग में भेज दो, ठीक है, और इसको ऊपर भेज दो, तो m इज इक्वल टू 10/0 पॉइंट यानी कि 1/10 लिख लो इसको, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, नहीं ये भी आपका इतना ही बचा, ये भी आपका होगा 0.1, सॉरी 0.1 नहीं बचेगा, ये आपका आएगा, यहाँ पर 1 बचा, इसको रेसिप्रोकल किया, 1 मिनट, ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, 1 है, ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, गलती कर दी। इसको क्या करो आप, रेसिप्रोकल करो, तो 10
इंटू 10/1 यानी कि 100 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 100। मोलर मास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मोलर मास? 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूट का अगर मास आ चुका है सोल्यूट का, ठीक है, अब सोल्यूट का मास आ गया तो अब आपको क्या निकालना है? इसको ऐसे करता हूँ मैं, इधर हम आगे भी कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये आ गया आपके पास m इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी पड़ा है ना हमारे पास, अभी हमें काफ़ी कुछ निकालना है इसमें। ठीक है, अब आप क्या करो, अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें मोलर मास पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, क्योंकि मोलर मास हमने इसलिए पता किया कि हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब क्यों मोल्स निकालने पड़ेंगे? क्योंकि अगर मोल्स निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर हमेशा मोल फ्रैक्शन लगता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोलर मास दोनों का पता होना चाहिए। एक का हमें गिवन था तो दूसरे का हमने मोलर मास निकाल लिया, तो सिंपल है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या करोगे आप? ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तो आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लगाएंगे रिलेटिव RLVP लिख लो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म RLVP, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, RLVP। अब देखो, अब आप क्या करो, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपके पास। कौन सा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये एक्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे, चाहिए ना। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो आप निकालो मोल्स ऑफ वाई एंड मोल्स ऑफ एक्स, दोनों के निकालो। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ एक्स और मोल्स ऑफ वाई। तो मोल्स ऑफ एक्स और मोल्स ऑफ वाई तो 150 और ये 300 है। ठीक है, तो एक्स ऑफ वाई, ठीक है, एक्स ऑफ वाई हमारे पास आएगा 150 बाय, यानी कि वेट बाय मोलर मास, तो 300 है। तो एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 लिख लो इसको। 1/2 आ गया 0.5, मतलब एक्स वाई हमारे पास आ गया 0.5। समझ रहे हो ना, 0.5 आ गया। अब हमें निकालना है दूसरे वाले का भी। अब भाई दूसरे वाले का कैसे निकाले? वो 100 है और ये हमारे पास 1.5 ग्राम है, 1.5। ठीक है, तो एक्स ऑफ एक्स का निकालने के लिए क्या करना है, 15/10 लगा लो उसको और इसको लिख लो मोलर मास 100। ठीक है, यहाँ पे 1, तो एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला जो है ये वाला नीचे आएगा ये 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0015, 0.015 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.015 आ जाएगा। ठीक है, 0.015 एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन जोड़ने हैं। अभी तो ये मोल्स आए हैं, ठीक है, मोल्स आए हैं n। ठीक है, ये n है, x नहीं n। ठीक है, n आए हैं आपके पास, मोल्स आए हैं। अब इनका मोल फ्रैक्शन x सोल्यूट का निकाल लो। सोल्यूट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू प्लस ऑफ 0.15, 0.1015 ये आएगा। तो एक्स ऑफ सोल्यूट जो आपके पास आएगा, जो सोल्यूट आपके पास आएगा वो आएगा दोनों को जोड़ने के बाद, लेकिन एक मिनट, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट तो काम करता ही नहीं फिर,
सोल्यूट की तो मात्रा कम होती है, तो यही आएगा सिंपल। ठीक है, तो हमें याद है ना, अब जो डाइल्यूट के अंदर हम सॉल्वेंट नहीं ले, सॉरी सोल्यूट का मोलर मास डिवाइडिंग में नहीं लेते। अब टोटल मोल्स नहीं आएंगे, टोटल मोल्स नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएगा, ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो मोल्स के सोल्यूट है उसके बाद आएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिवाइडिंग में मोल्स ही आएंगे। तो 0.15 है, इसको बना लो आप 5/10, इसको बना लो 15/1000, इसको इससे डिवाइड कर लिया। तो एक्स ऑफ सोल्यूट आ गया आपके पास, ये आ गया 3। तो इसको रेसिप्रोकल किया आपने, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/3। क्या आएगा, 100/3, यही आने वाला है, यही आएगा 100/3। क्या आएगा, 100/3 आएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक मिनट हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स चाहिए थे, तो यहाँ पर आएंगे सोल्यूट के मोल्स, तो 0.15, 15/1000 डिवाइडेड बाय 5/100, हमने गड़बड़ यहाँ पे की है। तो 10, यहाँ 10 तो आ गया हमारे पास, इससे एक कटा तो 3 आ गया आपके पास, 3 इंटू में 10⁻², ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, -2 एक्स सोल्यूट तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें अभी निकालना है वेपर प्रेशर का। क्या निकालना है, वेपर प्रेशर का। लेकिन एक मिनट, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.3, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखो यही सेम आंसर निकला, यही निकला सेम आंसर। ठीक है ना, तो पी नोट, पी डेल्टा P/P नोट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 × 10, यही हमें निकालना था। एक्स सोल्यूट निकाल लिया, बस वहीं से हमें पता चल गया, तो यहीं तक निकालना था आंसर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हो गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। यहाँ हमने गलती कर दी, बस यहाँ पे क्या किया हमने, पहले हमने कौन सा ले लिया था, सॉल्वेंट वाला लिख लिया था ऊपर, लेकिन सोल्यूट वाला लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, माफ़ करना उसको। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं लगता आज ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन अप्रोक्स हो पाएंगे, सिर्फ 5 ही हो पाएंगे आज, कल की क्लास में 5 और बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके 2026 के एग्ज़ाम में आया था, ये 23 जनवरी के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 300 केल्विन पर एक जीवित कोशिका प्रासरण दाब, जिसका प्रासरण दाब जो है वो 12 atm, प्रासरण दाब का मतलब होता है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। सोडियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता यानी कि स्ट्रेंथ, जो इस तापमान पर जीवित कोशिका के साथ संप्रसारी आइसोटोनिक है। ठीक है, तो उसका हमें वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, और निकटतम पूर्णांक तक निकालनी है, निकटतम तक। ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, NaCl का पूरा डिसोसिएशन मानना है कि पूरा डिसोसिएशन हो चुका है, वियोजन हो चुका है, और मोलर मास भी आपको गिवन है। तो देखा आपने क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप ओस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करो। किसका यूज़ करो, ओस्मोटिक प्रेशर का। किसका, ओस्मोटिक का, ओस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करना है भाई, क्योंकि हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन है। तो प्रेशर की वैल्यू गिवन है, और ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू ICRT, ये आपका ओस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला होता है। ओस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला होता है, जहाँ पर पाई की वैल्यू होती है आपकी ओस्मोटिक प्रेशर, आई की वैल्यू होती है वांट ऑफ फैक्टर, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, आर का मतलब गैसेस कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, और सब वैल्यूज़ आपको गिवन है। टी की वैल्यू 300, आर की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, सी की वैल्यू आपको निकालनी है, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, पाई की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू, उसने बोला है NaCl का फुल डिसोसिएशन हो चुका है, NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन टाइप आए थे,
मैं वैसे भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या होगा कि दो पार्टिकल्स बनेंगे Na प्लस Cl, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स बने तो पार्टिकल्स कितने आ गए, दो। और फुल डिसोसिएशन हुआ तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो आ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी आ गई, दो आ गई। सी मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको निकालनी है, ठीक है। बाकी सब कुछ गिवन है फॉर्मूले में, बस आप जाकर पुट कर दो यार, ठीक है। पाई की वैल्यू गिवन है 12 है, आई की वैल्यू आपने निकाली 2, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपको आर की वैल्यू 0.08 गिवन है, ठीक है। और आपको आगे आगे देखो, आगे आगे क्या गिवन है, आगे आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर भी गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। सब कुछ गिवन है। इसके डिवाइडिंग में लगा लो 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट 2, ठीक है। तो 8 ये 24, ठीक है। और 24 दूनी 48 इंटू सी इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। 12 आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 आया है तो अब क्या करें, अब इसका 48 है, इसको 22 12 के बटे में भेज दोगे तो 12 48, 12 चौक 48, तो 4 आ गया 1/4। और हम सब जानते हैं कि 1/4 का मतलब होता है 0.25। ये आपकी आ गई कंसंट्रेशन, मोलैरिटी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, मोलैरिटी की वैल्यू। क्या आ गई, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गई, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई। आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ का मतलब मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए हम लगाएंगे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, मतलब मास का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, मास निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब मास कितनी कितनी क्वांटिटी उसके अंदर है उसकी, तो हमें निकालना है मास। तो स्ट्रेंथ सीधा आप लगा लो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मास, ठीक है। मास इज इक्वल टू मोल्स, ठीक है, सॉरी मोलर मास, सीधा फॉर्मूला याद रखो यार, मोलर मास इंटू मोलैरिटी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो स्ट्रेंथ का, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, NaCl का मोलर मास आपको गिवन है 58.5, ये देखो यहाँ गिवन है, भाई साहब ने दे दिया पहले से ही। और मोलैरिटी आपने निकाली 0.25, इसको लगा लो 10, इसको लगा लो 100, यहीं आ गया। अरे ये तो वहीं आ गया, अटक गया। अब इसको क्या करो आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, मास निकल आएगा। मास मतलब स्ट्रेंथ निकल आएगी, स्ट्रेंथ क्या निकल आएगी, स्ट्रेंथ निकल आएगी। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए 25 पंजे 125, 12 हैं, 25 पंजे 25 अठे 200, 200 और 12 212 हैं, 21 हासिल चला जाएगा। अब 25 पंजे 125, 21 कितने होंगे, कितने होंगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 25 25 20 कितने होंगे, 25 में 20 जोड़ दो यार, 120 40 और 6 46, ठीक है। इतना आएगा डिवाइडेड बाय 10, 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.625, 4.614, यानी कि 14.625 आपकी वैल्यू आएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो अप्रोक्स ये जो वैल्यू आ रही है आपको निकटतम पूर्णांक के बराबर देने के लिए कहा गया था। तो निकटतम पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ जो है आपकी वो निकटतम पूर्णांक किसके बराबर जा रही है, 15 ग्राम 15 में जा रही है, किसकी 15 पे जा रही है, ठीक है, 15 ग्राम लीटर में। ये स्ट्रेंथ आ गई आपकी, बस यही तो निकालना था। क्वेश्चन कंप्लीट। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेंथ के ऊपर, किसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ग्राफ दिए गए हैं, ग्राफ इनमें से बताना है कि इस क्वेश्चन को ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपको बोला क्या गया क्वेश्चन में, ये भी अभी के पेपर में आया था 2026 के में, ठीक है।
जनवरी में जो हुए थे, ठीक है। एक बंद कंटेनर में पानी में घुली हुई CO2 गैस के विलयन पर विचार करना है। जो CO2 गैस है एक कंटेनर में बंद है, पानी में घुल चुकी है, उसका जो विलयन बना है गैस घुलने के बाद, उसका जो विलयन बना है उस विलयन का के ऊपर में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पर पानी में CO2 के मोल अंश x अक्ष पर लॉग के साथ पानी के ऊपर वाष्पावस्था में CO2 के आंशिक दाब y अक्ष पर लॉग के परिवर्तन को सही ढंग से दर्शाएगा। यानी कि x के ऊपर y के अक्ष को अच्छी तरह से दर्शा दे, उसी वही वो ग्राफ इनमें से कौन सा है ये बताना है हमें, ठीक है। कंटेनर में घुलने का, पानी में घुलने की CO2 की गैस की जो x अक्ष से लेकर y अक्ष तक की जो दोनों की डिपेंडेंट है वो क्या, कौन सा ग्राफ इनमें से दर्शाता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के दर्शाने के बाद पहले से हम बात करेंगे CO2 की। किसकी बात करेंगे? CO2 का पानी में घुलना। उसी से हम ग्राफ के ऊपर कंसेप्ट निकाल पाएंगे कौन सा ग्राफ काम करेगा। सबसे पहले इसने बात की है पानी में गैस डिसॉल्व हुई है, और पानी में गैस किस किस लॉ के अंदर सिर्फ डिसॉल्व होती है? सिर्फ एक ही जो नियम है वो काम करता है गैस डिसोलेशन पर, हेनरी लॉ। कौन सा? हेनरी लॉ। तो उसने बोला है कि CO2 गैस जो है वो फुल तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। CO2 फुल डिसॉल्व। तो देन कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लगेगा? हेनरी लॉ लगेगा। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। यहाँ पर हेनरी लॉ काम करेगा। और हेनरी लॉ क्या होता है? KH इंटू एक्स, यही होता है हेनरी लॉ आपका, KH इंटू एक्स, यही हेनरी लॉ होता है, ठीक है। अब हेनरी लॉ में क्या होता है? ये वेपर प्रेशर होता है आपका, ठीक है। ये KH मान यानी कि हेनरी कांस्टेंट, ये एक्स होता है, ठीक है। अब हेनरी जो हेनरी कांस्टेंट है आपका, जो हेनरी कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर पर होगा। कांस्टेंट होगा तो फिक्स टेम्परेचर पर होगा। अब ये सब आपको पता चल गया कि क्या 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 होता है। अब हम बात करते हैं लॉग रिलेशन की। किसकी? लॉग रिलेशन की, जो हमें बात की गई है यहाँ पर x अक्ष पर लॉग और y अक्ष पर लॉग। इसके अंदर हम बात करेंगे लॉग रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? लॉग रिलेशन की। तो क्वेश्चन में हमें एक्सिस लॉग स्केल पर दी गई है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर एक्सिस लॉग पर स्केल पर दी गई है हमें। देखो ये सब कुछ बनाकर दिया गया है, ठीक है। यानी कि बोला क्या गया है कि x एक्सिस के ऊपर है log x और y एक्सिस के ऊपर है कौन सा है? y एक्सिस के ऊपर कौन सा है? log y है, ठीक है। log p, ठीक है, log p दिया गया है, log y नहीं, log p आएगा यहाँ पे, ठीक है। p मान लो इसको, p दिया गया, log p दिया गया है, ठीक है, y पर। अब इक्वेशन का log ले लो भाई। इक्वेशन कौन सी है? ये वाली इक्वेशन है, इसमें लॉग लगाओ। इक्वेशन का लॉग लेना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन का लॉग लोगे तो इक्वेशन का लॉग बनेगा ये, लॉग ऑफ KH और x, लॉग ऑफ x। लेकिन KH तो हमारा कांस्टेंट होता है, KH तो हमारा कांस्टेंट होता है। अब एक तरीके से अगर इसकी बात देखी जाए तो ये जो कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, ये एक तरह से y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c कांस्टेंट, क्योंकि KH आपका कांस्टेंट हो गया। KH क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो एक तरह से इसके ऊपर काम कर रही है। किसके ऊपर? इसके ऊपर काम कर रही है एक तरह से। तो जहाँ पर y जो है आपका, जो ये y है यहाँ पर, ये log p होगा, log p, ये वाला y वाला, y एक्सिस वाला कौन सा होगा? y एक्सिस वाला आपका log होगा, और x होगा आपका log x, ये वाला, ये है p और ये है x, ठीक है, ये होगा। और k तो आपको पता है कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो ये इक्वेशन है इसको एकदम फुलफिल करती है, इक्वेशन एकदम फुलफिल कर रही है। लेकिन एक बात आपको देखनी पड़ेगी, ये जो होती है, ये होती है एक स्लोप के ऊपर। ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये स्लोप के लिए इक्वेशन होती है। किसके लिए? स्लोप के लिए। तो देखा जाए तो इंटरसेप्ट कौन कर रहा है? अगर देखा जाए तो इंटरसेप्ट कौन कर रहा है? कांस्टेंट करेगा। कौन कौन इसके अंदर करता है? इंटरसेप्ट कांस्टेंट करता है। तो कांस्टेंट क्या है हमारा? के। तो इंटरसेप्ट कौन करेगा? इंटरसेप्ट करेगा हमारा कांस्टेंट। कौन इंटरसेप्ट करेगा? कांस्टेंट करेगा। कांस्टेंट क्या करेगा? हमारा इंटरसेप्ट करेगा। और स्लोप क्या बनेगा हमारा? स्लोप बनेगा 1,
क्या बनेगा, एक स्लोप बनेगा, यानी भी आगे गया फिर ऐसे आ गया फिर ऐसे नहीं, एक ही स्लोप बनेगा सिर्फ। क्या बनेगा, एक ही स्लोप, क्योंकि ये इक्वेशन ही स्लोप के लिए है। तो एक स्लोप बनेगा, और कहाँ से बनेगा, सीधा, यानी भी ऊपर से चढ़ जाएगा यहाँ इधर से, तो पहले वाला तो होगा नहीं भी, सीधा तो चलने वाला नहीं है, स्लोप में चलेगा। तो यहाँ पर तो इसका स्लोप नहीं, तो ये गया खत्म। अब इसने कहा कि नीचे से चलेगा, शुरू से चलेगा, ना कि क्योंकि एक्स एक्सिस पर भी तो जाएगा, यहाँ तो वाई वाई एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस है यहाँ पर, वाई एक्सिस है सिर्फ, तो वाई एक्सिस है तो ये भी नहीं होने वाला। अब ये तो भाई उल्टा हो गया, यहाँ से आप इधर जा रहे हो सिर्फ, ये उल्टा हो गया, और बचा क्या है ये। और एक तरीके से ये जो है पूरी तरह से इंटरसेप्ट भी करता है। देखो यहाँ पर के कांस्टेंट जो है वो, के जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे वैल्यू एक्स की बढ़ती जा रही है और वाई की। यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि स्लोप भी सही है, स्लोप जो है सही है, एक डायरेक्शन में स्लोप जा रहा है। ठीक है, यहाँ से तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से ये एक लगत ऊपर से चढ़ गया वाई के ऊपर से, तो वाई की वैल्यू आ रही है ना, तो एक्स की वैल्यू तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो होगी ही नहीं क्योंकि स्लोप की बात हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऐसे आपका ग्राफ आएगा आंसर। तो ये एक ग्राफ का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिखता हूँ, आप लोग इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर एक, कथन नंबर दो, दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये बताना है हमें। नीचे ऑप्शंस है। ठीक है, ये भी 2026 के एग्जाम में आया था, ये आपको याद दिला दूँ। ठीक है, नीचे कथन दिए गए हैं कि कथन पहला क्या कहते हैं कि हेनरी नियम, जो हेनरी नियम है, स्थिरांक के विलयन की सांद्रता में परिवर्तन के संबंध में उस सीमा तक स्थिर रहता है जिसके लिए विलयन आदर्श रूप से डाइल्यूट है। यानी कि जब, ये कहने का क्या मतलब है इसका, कि कहने का मतलब है कि जो के एच है, जो के एच मान है, हेनरी स्थिरांक जो है वो किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने तक की सीमा तक स्थिर रहता है। डाइल्यूट, जब तक वह डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बन जाता तब तक जो के की वैल्यू है वो स्थिर ही रहेगी, जब तक वह सॉल्यूशन डाइल्यूट ना बन जाए, ये बात कह रहा है। तो सबसे पहले हेनरी लॉ पता होना चाहिए। हेनरी लॉ हमें पता है कि के एच जो है हमारा कांस्टेंट होता है हेनरी लॉ का, इतना पता है। और के एच डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो के एच है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, के एच टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, नेचर पर, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के नेचर के ऊपर। तो कथन एक समझो पहले क्या कह रहा है, कि कह रहा है जो हेनरी के एच है, हेनरी कांस्टेंट है जो के एच, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होने की रेंज में कांस्टेंट रहता है। यानी कि जब तक सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो जाता तब तक वह जो हेनरी का के एच मान है वह क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि कभी बदलता नहीं है। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हेनरी लॉ है जो, वो सिर्फ आइडियल डाइल्यूट के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, सिर्फ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर नहीं, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर काम करता है सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए वह डाइल्यूट जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक के एच जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये बात एकदम सच है। ठीक है, इसीलिए वह रेंज तक रहेगा, जब तक डाइल्यूट नहीं हो जाता तब तक वह क्या रहेगा, स्थिर रहेगा के एच। तो पहला कथन हमारा हो जाता है सही, पहला कथन हो जाता है सही। ऑप्शन उड़ा दो इसमें से, क्या कह रहा है कि कथन पहला गलत है, तो पहला ऑप्शन खत्म क्योंकि पहला कथन सही है। ठीक है, और दूसरी बात इसने कहा है कि कथन एक और दो दोनों सही है, और इसने बोला है कथन एक और दो दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब सेकंड के ऊपर चलते हैं, क्योंकि सेकंड के ऊपर हमें दो कंडीशंस है, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ये तो हो गया, कथन एक सही है और लेकिन दूसरा गलत है, ये दो पड़े हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि समान विलेय सोल्यूट जो है
के लिए अलग अलग विलायक यानी कि सॉल्वेंट के KH मान नहीं बदलता, यानी कि KH मान जो है वो सोल्यूट के हिसाब से नहीं बदलता। सोल्यूट जब भी किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा, जैसे कोई पानी है, पानी के अंदर कोई सॉल्यूट मिला दिया तो KH मान कुछ और रहेगा, KH मान उस समय भी सेम रहेगा। ठीक है, पानी के अंदर आपने सॉल्यूट मिलाया, KH मान उस समय भी सही रहेगा। और वही चीज़ अगर आप दूसरे सॉल्यूशन में करते हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ऑर्गेनिक कोई सॉल्वेंट ले लिया, उसमें सॉल्यूट डाला, तो उसका KH मान भी पानी वाले के बराबर रहेगा। ये बात ये कह रहा है। लेकिन एक बात इसमें थोड़ी सी गलत बोली गई है। क्या बोली गई है कि सोल्यूट के सेम सोल्यूट पर जो है जो डिफरेंट सॉल्वेंट का जो KH मान है जो वो एक रहेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता भाई? अलग अलग आएगा? ऐसा नहीं होता, अलग अलग आएगा। अब अलग अलग क्यों आता है? क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट के हिसाब से बदलती है, सॉल्वेंट के हिसाब से बदलती है। अगर सॉल्वेंट देखो, जैसे पानी है, पानी के अंदर जो है गैस वो कम घुलेगी, लेकिन अदरवाइज अगर हम ले, अगर मान के चलो आप लो, आप ले लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी, उसके अंदर गैस ज़्यादा घुलेगी एज़ कम्पेयर टू पानी। ऐसा ही होगा ना? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैस की सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करती है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट किस नेचर का है। ठीक है ना? अब CO2 गैस है जो पानी में कम डिजोल्व होगी, कम डिजोल्व होगी ना, तो और CO2 के अंदर अलग डिजोल्व होगी। तो ऐसा होगा ना, CO2 जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अलग से डिजोल्व होगी, यानी कि अलग अलग मात्रा में डिजोल्व होगी, ज़्यादा डिजोल्व होगी या कम डिजोल्व होगी, और पानी वाले में कम ही होगी, ये आप सब जानते हो। ठीक है, पानी वाले सॉल्यूशन में कम ही होगी। तो इसलिए KH का मान कभी भी अलग नहीं, कभी भी एक नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कथन 2 जो है वो गलत है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, इसने C वाला ऑप्शन सही है कि कथन 1 सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो बचा क्या? यही। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 6th। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। हम इतनी लंबी बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्वेश्चन बड़े हैं भाई, क्या करें। अब छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन तो है नहीं, JEE के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, इधर जगह बन जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है। 6 कहता है कि टेम्परेचर जो T है केल्विन पर 98% 98% H2SO4 यानी कि वेट बाय वेट वॉल्यूम दी गई है जलीय विलयन के लिए 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या है आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन है। ठीक है, और 49H2SO4 एक दूसरा विलयन भी दिया गया है जिसका सॉल्यूशन जो है वो भी कितना है? 100 ग्राम है। तो परिणामी विलयन, इन दोनों को मिलाया जाता है। दोनों को मिलाने के बाद जो परिणामी विलयन में H2SO4 का मोल अंश निकालना है कि कितना H2SO4 उसके अंदर प्रेजेंट है, जो नया विलयन बनेगा। दोनों के मास वगैरह आपको दिए गए हैं, मोलर मास, और बोला गया है कि मान ले कि मिलाने के बाद जो है तापमान सेम रहता है, तापमान बदलता नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट होता क्या है। वेट बाय वेट कहता है कि 98% H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूट आ गया, जो H2SO4 आ गया, वो आ गया हमारे पास 98 ग्राम। ठीक है, और जो सॉल्वेंट हमारे पास आएगा वो आएगा 2 ग्राम। क्यों 2 ग्राम आया? क्योंकि हमारे पास कितना है? 100 पूरा सॉल्यूशन है, और 98 ग्राम, 98 ग्राम तो ये हो गया, बाकी बचा ये आ गया। अब वही बात बोल रहा है वो दूसरे वाली 49 वाली, 49 ग्राम H2SO4, यानी कि कहने का मैं डायरेक्ट लिख दूँ 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कहने का क्या मतलब है? H2SO4 की H2SO4, ठीक है, H2SO4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 49 ग्राम, और सॉल्वेंट जो आपका आएगा इसमें 100 में से माइनस कर दोगे तो 51 ग्राम आएगा। ठीक है, 51 ग्राम आ गया। अब वो कह रहा है कि दोनों को मिलाया जाता है, फिर उसके बाद क्या निकाला जाता है? नया क्या निकाला जाता है? नए मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने। क्या निकालना है? नया मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब क्या होगा? अब जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों H2SO4 भी मिलेंगे और ये दोनों सॉल्वेंट भी मिलेंगे।
ऐसा होगा, दोनों सॉल्वेंट भी मिलेंगे और दोनों ये भी मिलेंगे। तो आप पहले सॉल्वेंट को मिला लो। टोटल सॉल्वेंट कितना होगा, टोटल सॉल्वेंट कितना होगा, 2 4 51 53 ग्राम, कितना होगा 53 ग्राम, 51 और 2 को जोड़ दिया और टोटल H2SO4 कितना होगा, नए सोल्यूशन में बात कर रहा हूँ मैं, न्यू सोल्यूशन में, यहाँ लिख लेते हैं न्यू सोल्यूशन। ठीक है, न्यू सोल्यूशन में टोटल सॉल्वेंट इतना होगा और टोटल H2SO4, H2SO4 कितना होगा, 49 ये है और 98 ये है, 49 वो है और 98 ये है, तो ये बनेगा आपका 147 ग्राम, दोनों को जोड़कर 49 और कितना, 49 और क्या जोड़ना था, 49 और 98, इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल क्या आ गया। मोल्स निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मोल्स निकाल लो, इनके मोल्स निकालोगे किसके, सबसे पहले मोल्स निकालते हैं हम सॉल्वेंट के। ठीक है, सॉल्वेंट आपके पास वाटर दिया गया है, पानी दिया गया है ना, सॉल्वेंट वाटर दिया गया है, तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ वाटर। हिंदी वालों को तो पता ही क्या लिखना है, ठीक है, हिंदी वाले लिखते रहना, इसको पता है हिंदी वालों को क्या लिखना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर है। अब मोल्स ऑफ वाटर में क्या होगा कि आपको मास बाय मोलर मास निकला होता है, मास कितना है, मास 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 आपको दिया गया है, यहाँ से देखेंगे ना मास तो कितना है 53 ग्राम, और टोटल मोलर मास आपको कितना दिया गया है 18 ग्राम, आपको पता है 18 ग्राम होता है H2SO को, H2O का तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 होता है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 30 51 18 17 51 18 54 होता है, तो ये तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 18 दूनी 34, 18 दूनी 36 पॉइंट बचा आपके पास 53 है, तो आपके पास 94 अप्रोक्स आएगा, 94। ठीक है, इतना आपके पास मोल्स आ जाएंगे 94, हाँ मोल्स इतने आने हैं। अब मोल्स ऑफ सेम ही आप H2SO4 का भी निकाल लो, मोल्स ऑफ H2SO4, SO4, H2SO4 है 147 आपका ग्राम मास है उसका, और मोलर मास आपको आएगा इसका, मोलर मास जो आएगा 32, H2SO4 है ना, तो मोलर मास निकालो पहले इसका, तो मोलर मास आपका आएगा H2SO4 का 2 × 1 प्लस एस का आपके पास 32 प्लस O6 यानी कि 4, तो 2 का 2 आ जाएगा प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, तो 64 और 32 कितना होगा, 30 90 96 और 2 98 आ जाएगा, टोटल कितना आएगा 98 आ जाएगा, 98 आएगा। 98 पे आप इसको 1 पे भेजोगे, आगे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, कितने भेजोगे, 1 पे भेजोगे, आगे पॉइंट लगाओगे, तो अप्रोक्स आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 5 पे ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास निकाला हुआ है तो मैं निकाल दिया। तो इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 1.5। आपको बोला गया है H2SO4 का मोल अंश निकालना है, तो निकाल लो, सिंपल है। H2SO4 का मोल अंश निकालते हैं, तो N ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय N टोटल, एन टोटल जोड़ लो उसको। अब इसको डाइल्यूट तो नहीं बनाया ना इसने, डाइल्यूट कुछ नहीं बोला गया, तो डाइल्यूट नहीं है तो आप सीधा इनको जोड़ो। 147 सॉरी कितना है उसका 2 पॉइंट कितना है 2.94, पहले आप लिखो इसको, आएगा 1.5 और 2.94 प्लस ऑफ 1.5, इसके बाद H2SO4 HX4 इज इक्वल टू 15/10, इनको जोड़ेंगे तो 5, इसका आएगा 14 है 3.44 यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप 1 को 1 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास बचेगा 15 है बटे में 150 बटे आपके पास आ जाएगा 344, तो XH2SO4 ठीक है 344 आ जाएगा। और 344 एक मिनट 344 एक 1.5 है ना, तो 344 नहीं 444 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5 है ना, 3 तो यही हो गए, यहाँ से 9 और 5 14, 1 15 यानी कि 4 आ जाएगा, यहाँ पर 44 आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 3.77, अप्रोक्स यही आंसर आने वाला है 0.377,
डिवाइड करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इतना आपका क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन आपके आज मैंने करा दिए। आपके टोटल क्वेश्चन रह गए हैं 6th क्वेश्चन टोटल रह गए हैं। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अपना 2026 के सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो आपके JEE एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर लेंगे, 6 के 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।